सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक हमारी कौमी ज़िंदगी में 2014 में एक रॉन्ग टर्न आया था और ये रॉन्ग टर्न मुल्क को एक ऐसी दलदल में ले आया जिससे निकलते निकलते हम मज़ीद धंसते चले जा रहे हैं। रियासत एक कदम उठाती है और इसके बाद बड़े फ़ख्र से दावा करती है कि हम और मुल्क बहरान से निकल आए हैं, लेकिन अगले दिन मालूम होता है वो कदम हमें मंजिल से मज़ीद कई किलोमीटर दूर ले जा चुका है। हमें आज मानना होगा 2014 हमारी कौमी ज़िंदगी का मनहूस तरीन साल था। इसकी नहूसत 10 साल गुजरने के बाद भी आज तक कायम है और सरदस्त इसके टलने के आसार नजर नहीं आ रहे और इसका सबसे बड़ा विक्टिम पाकिस्तान है। ये मुल्क रोज बरोज डूबता चला जा रहा है। मैं इमरान खान का फैन था और मैं आज भी इसका फैन हूँ। इस शख्स ने जेल काट कर सबके दावों पर पानी फेर दिया है। ये बयानियां बनाने का भी इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा माहिर है। ये वन मैन आर्मी भी है। ये अकेला पूरी पार्टी है और लोग इससे बेतहाशा मोहब्बत भी करते हैं। हमें इसकी ये खूबियां बहरहाल मानना होंगी। ये वो दो खामियां हैं जिन्होंने बानी के साथ साथ मुल्क का अंचर पंचर भी हिला दिया। आप खान की जिद का कमाल देखिए। ये इस रियासत के साथ लड़ रहा है जो अगर ये जंग हार जाती है तो फिर ये इस काबिल नहीं रहेगी जिस पर इमरान खान हुकूमत कर सके। ये मुल्क एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कुछ भी नहीं और अगर ये खत्म हो गई तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन खान इस हकीकत का इदराक ही नहीं कर रहा। दूसरा, आप दुनिया जहां के शानदार लोग इसके सामने खड़े कर दें, लेकिन ये इन सब को चीर कर सीधा किसी उस्मान बुज़दार या महमूद खान पर गिरेगा और फिर अपनी सारी तवन्नाइयां इसे वसीम अकरम प्लस बनाने में सर्फ कर देगा। लेकिन जिस तरह ख्वाजा सरा साहिब औलाद नहीं हो सकते, बिल्कुल इसी तरह उस्मान बुज़दार आखिर में उस्मान बुज़दार और महमूद खान ही रहते हैं। मगर आज हमें ये भी मानना होगा ये दोनों खामियां हमारी इस्टेब्लिशमेंट में भी है, यानी इंतहाई जिद और बुरी टीम की सिलेक्शन। मसलन मियां नवाज शरीफ 2014 में ठीक काम कर रहे थे। हुकूमत ने दहशतगर्दी और लोड शेडिंग पर काबू पाना शुरू कर दिया था और सीपैक के जरिए माशी रिवाइवल भी हो रहा था। लेकिन चंद लोगों की जिद आड़े आई और उन्होंने चलते हुए मुल्क को रॉन्ग टर्न की तरफ ढकेल दिया और खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। इनका दावा था 10 लाख लोग लाहौर से निकलेंगे जिनमें लाख मोटरसाइकिल होंगे, लेकिन ये दावा बुरी तरह नाकाम हुआ। एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बावजूद लाहौर से 10,000 लोग भी नहीं निकले और वो भी गुजरावाला तक पहुंचते पहुंचते तहलील हो गए। एस्टेब्लिशमेंट अगर उस वक्त खान साहब की मैनेजमेंट स्किल और टीम मेकिंग की सलाहियत का अंदाजा कर लेती तो आज शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन जब इंसान की मत मारी जाती है तो फिर इसे सामने पड़ी चीजें भी दिखाई नहीं देती। लिहाजा हमारे भाई लोग इसे खान की नातजुर्बाकारी और सादगी समझ बैठे। खान ने बालजा इस्लामाबाद में 126 दिन धरना दिया। इस धरने के खाने तक का बंदोबस्त जनरल ज़हीरुल इस्लाम करते थे। धरने के लिए बिजली का इंतजाम भी आपारा से होता था। एस्टेब्लिशमेंट को उस वक्त भी अंदाजा नहीं हुआ। जो शख्स ये छोटा सा टास्क पूरा नहीं कर सकता वो कल अगर वजीर आजम बन गया तो इसके कपड़े तक हमें ड्राई क्लीन करना पड़ेंगे। हम पहले इसे कुर्सी पर बिठाएंगे, फिर इस कुर्सी की हिफाजत करेंगे, फिर हुकूमत चलाएंगे और आखिर में इससे बेइज्जती भी कराएंगे। चुनाचा एस्टेब्लिशमेंट की खान को वजीर आजम बनाने की जिद ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। पंजाबी का बड़ा शानदार मुहावरा है, नानी की शादी कराई बुरा किया और शादी के बाद नानी की तलाक करा दी, ये उससे भी बुरा किया। खान को जबरदस्ती वजीर आजम बनवाने की कोशिश नानी का निकाह था, ये नहीं होना चाहिए था। एस्टेब्लिशमेंट खान को अभी मैच्योर होने देती, ये आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहता और 2018 में ना सही तो 2024 में वजीर आजम बन जाता। इस दौरान ये कम अज कम तजर्बाकार तो हो जाता। केपी में इसकी हुकूमत भी इसे बहुत कुछ सिखा देती, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की जल्दबाजी और जिद रॉन्ग टर्न साबित हुई। चलें, अगर हमने ये रॉन्ग टर्न ले लिया था तो फिर हम नानी की तलाक तो ना कराते। खान 2022 में गैर मकबूल हो चुका था और इसकी हुकूमत अपने बोझ तले दब रही थी। आपने जनरल फैज हमीद का सहारा खींच लिया था, ये काफी था। खान की हुकूमत इसके बाद चंद माह का खेल थी, आप ये होने देते। लेकिन उस वक्त दोबारा जिद का मुजाहरा हुआ जिसके नतीजे में सियासी तौर पर मुर्दा खान देव बनता चला गया। यहाँ तक कि ये आज किसी के काबू में नहीं आ रहा। नानी के निकाह के बाद की सूरत हाल निकाह से पहले की सूरत हाल से ज्यादा अफसोसनाक साबित हुई। रियासत अब एक सुराग बंद करती है तो पहले से बड़ा सुराग पैदा हो जाता है और जब इसे बंद कर दिया जाता है तो चंद फीट के फासले पर इससे भी बड़ा सुराग हो जाता है। आप अदलिया के ताज़ा तरीन इशू को ले लीजिए। हुकूमत और रियासत ने मिलकर बड़ी मुश्किल से दिन रात एक करके 26वीं आईनी तरमीम पास कराई। इसका मकसद सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल करना और जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकना था। ये सुराग बंद हो गया, लेकिन इसके साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट मजीद आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। चुनाचा हुकूमत ने पहले 2 एडहॉक जजेस तैनात कर दिए, जिसके बाद जजेस की तादाद 10 हो गई। हुकूमत का ख्याल था हाई कोर्ट में अब बैलेंस आ जाएगा, लेकिन ये खाम ख्याली साबित हुई। चुनाचा फिर हुकूमत 3 हाई कोर्ट से 3 जजेस इस्लामाबाद लाने पर मजबूर हो गई। जस्टिस सरफराज डोगर को लाहौर, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो को सिंध और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को बलूचिस्तान हाई कोर्ट से लाया गया। ये तीनों जजेस इस्लामाबाद आ चुके हैं और उन्होंने हाई कोर्ट में काम भी शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ वकला ने हड़तालें शुरू कर दी हैं और इन जजों की अदालतों में पेश न होने का ऐलान भी कर दिया है। आप देख लें, एक बहरान टालने के लिए रियासत को कितने नए बहरानों से गुजरना पड़ रहा है। अदलिया की फॉर्मेशन में ये तब्दीली मुल्क में इंसाफ का मजीद जनाजा निकाल देगी। 26वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट अमलन खत्म हो चुकी है। इसका एहतराम और वकार दोनों मिट्टी में मिल चुके हैं और इसमें जजेस का कसूर भी है। जज साहिबान जब अपने मनसब से उतरकर किसी सियासी जमात के मावन बन जाएंगे तो इसका कोई ना कोई नतीजा तो निकलना था और वो निकला, लेकिन रही सही कसर हुकूमत और रियासत ने भी पूरी कर दी। इसने 2 घोंसले तोड़ने के लिए पूरे महल को आग लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब हाई कोर्ट की बारी है। इनमें जो तब्दीलियां की जा रही हैं, ऐन मुमकिन है हम इनके जरिए बानी को मजीद 2-4 साल जेल में रख लें। हो सकता है हम इस मसनूई सिस्टम को भी मजीद चंद बरस धक्का दे लें, लेकिन इस अमल के दौरान मुल्क का अदल का निजाम कहां खड़ा होगा? आज वो जजेस जो किसी के इशारे पर ये सब कुछ कर रहे हैं, कल जब इन्हें कोई इशारा करेगा तो ये क्या क्या नहीं करेंगे? हमें मानना होगा हमने एक और रॉन्ग टर्न ले लिया है और ये रॉन्ग टर्न हमें इस वादी में ले जाएगा जहां बेइंसाफी और जुल्म के ज़ोंबीज दंदनाते फिर रहे हैं और ये हमारे तरफ देखकर बार बार पूछ रहे हैं, अगर कल तुम लोगों को इंसाफ की जरूरत पड़ गई तो तुम किस अदालत में जाओगे और किस जज से अपना हक मांगोगे? आप जरा तसव्वुर कीजिए, कल अगर सदर जरदारी और मियां शहबाज शरीफ को इंसाफ चाहिए होगा तो क्या ये अदालतें और ये जज इन्हें इंसाफ दे सकेंगी? और अगर इंसाफ की जरूरत किसी जर्नल को पड़ गई तो क्या होगा? वही होगा जो इस वक्त कैदी नंबर 804 के साथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर रॉन्ग टर्न का नतीजा बहरहाल यही निकलता है।